हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर वंडरफुल अमेजिंग। केम छो, कसा काय? सब ठीक है आपके घर में? आपके माता पिता दादी दादा सब ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने ना इसके पहले ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 क्वेश्चंस किए, बराबर है। 2 क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन आज कल आ गया था, तो टोटल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। हमने कंपनी लॉ के जो है, कंपनी लॉ के या कंपनी एक्ट के टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। कंपनी एक्ट के टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, और हमारी इधर प्लेलिस्ट बनी हुई है कर्ण अर्जुन बैच की, वहां पे जाके आप वो 12 के 12 वीडियोस देख सकते हो, जिसमें हमने कंपनीज एक्ट के बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन किए हुए। और हमारी ये सीरीज में अभी तक हमने 12 वो क्वेश्चन, उसके बाद सेक्शन का एक पूरा वीडियो, और हमने किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वगैरह पढ़ा था। ये सारी चीजें हमने इसके पहले वीडियोस में की है। बट मुझे क्या लगता है कि आपको ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक या कॉन्सेप्ट को याद दिलाने के लिए भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन कौन से टॉपिक थे सर, कौन कौन से सेक्शंस थे, हमें सेक्शंस भी नहीं याद आ रहे, ना हमें टॉपिक याद आ रहे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जिसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए बेताब हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पता है कम से कम एग्जाम में 35 to 40 मार्क्स अकेला चैप्टर कवर करता है। इसका मतलब ये अकेला चैप्टर आपको पूरा का पूरा पास करा सकता है एग्जाम में। तो ये चैप्टर को जितना हो सके उतना आपको रिवाइज करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, तो अगर हम बाकी टीचर्स अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो बाकी टीचर्स के हम लोग वीडियो देखते हैं, तो कम से कम अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी देखें तो 6 घंटा बराबर है, 5 घंटा 7 घंटा, क्योंकि लगेगा ही ये चैप्टर को। ये चैप्टर एक्चुअल में बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे, इसमें 9 या 10 तो हम यूनिट्स ही पढ़ते हैं, यानी कि चैप्टर्स ही पढ़ते हैं अलग अलग एक चैप्टर में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैं आपको इजी तरीके से, जैसे आपको कभी भी अगर इच्छा हुई कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करना है, तो आप सिर्फ ये वीडियो देख के, यानी कि 20 से 25 या 30 मिनट तक की मैक्सिमम ये वीडियो जाएगी। 30 मिनट में आप पूरा का पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हो ना, तो उसी के साथ आपको ये समझ में आ जाता है कि उसके अंदर टॉपिक कौन कौन सा है, ठीक है। उसी के साथ उसकी क्या सेक्शंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड हम लोग सारी चीजें, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 भी जल्द ही आ जाएगा। पार्ट टू भी जल्दी आ जाएगा। आप पार्ट 1 एंड 2 को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए वीडियो को, आपको 100% समझ में आएगा। विथ कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें समझेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से वो वीडियो समझेगी, ठीक है। करेंगे, चलो बताओ, समझ गया आपको आज हम क्या करने वाले हैं? चालू करेंगे आप, ठीक है, आ जाओ। ये पूरी की पूरी शीट मैंने आपके लिए बना के रखी है, देख लो। ये पूरी की पूरी शीट मैंने आपके लिए बना के रखी है। तो आज हम इतने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट का। तो ये पूरी की पूरी शीट मैंने आपके लिए बना के रखी है। अगर आपको ये शीट चाहिए रहती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है, जाइए उस पर मैसेज करिए और ये शीट का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए चलिए चालू करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 स्टार्टिंग में याद रखने वाली चीज क्या है? ईयर। स्टार्टिंग में याद रखने वाली चीज क्या है सर? ईयर। हमको ईयर नहीं याद रहते मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हम जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, प्रोविजन लिखते हैं, तो वहां पे आपको मेंशन करना होता है ना कि आप कौन से चैप्टर का कौन सा आंसर लिख रहे हो, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कई बार हमको 1872 याद नहीं आता, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। तो सबसे स्टार्टिंग की चीज आपको रखना है याद, ईयर। क्या लिखा हुआ है नीचे? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज द कॉम्प्रिहेंसिव लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। Below in the detail overview of the act including the important sections, important section इस पूरे टॉपिक में है, एंड important topics इसमें कवर्ड है, ये सब बताया गया है नीचे जो भी है। आइए, सबसे पहला टॉपिक है सर प्रिलिमिनरी कंसेप्ट। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें जानना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सर। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बोली गई है सर सेक्शन 2 क्लॉज एच में। सेक्शन 2 क्लॉज एच में बोली गई है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन।
और अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सपोज मेरे को तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तुम आगे बैठे हो मेरे और मेरे को तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से किया जाएगा सर? एक डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उस पर साइन की जाएगी, ठीक है, और लॉ का उस पर स्टैम्प होगा, मतलब स्टैम्प पेपर होगा जिसमें लिखा रहेगा और जिसपे सिग्नेचर रहेगी। तो यही सर, इसी से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर, सिंपल है। मतलब अगर कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको आप लेके पुलिस स्टेशन जा सकते हो और केस कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो हम लीगल टर्म्स की बात कर रहे हैं, एक पेपर की बात कर रहे हैं जो लॉ का पेपर रहेगा, मतलब स्टैम्प पेपर रहेगा, रिकॉग्नाइज पेपर रहेगा फ्रॉम कोर्ट, ठीक है। तो अगर ये पेपर की बात कर रहे हैं मतलब हम एक एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे सर? जिसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तब जाके आपका एक कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने बन के आता है। क्या लिखा हुआ है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एन्फोर्सेबल बाय लॉ, विच इज एन्फोर्सेबल बाय लॉ। समझ में आई चीज? अब इसके कुछ की डेफिनेशंस भी है। की डेफिनेशन सेक्शन 2 में बोली गई है। क्या क्या बताया है देखो। सबसे पहले प्रपोजल, अगर आपको एक एग्रीमेंट बनाना है तो एग्रीमेंट इस सब से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रपोजल या ऑफर देंगे, तो प्रपोजल या ऑफर अगर बात कर रहे हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज ए में प्रपोजल और ऑफर की बात की गई है। आपको सेक्शंस याद रखने हैं मेरे भाई मेरे बच्चे, आपको सेक्शंस याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर प्रपोजल या ऑफर का सेक्शन बात कर रहे हो तो ऑफर का सेक्शन कौन सा है? ऑफर का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज ए। क्या बोला है ऑफर में? ऑफर मतलब जब आप ऑफर दे रहे हो, जब आपकी इच्छा होती है ऑफर देने की, उसको हम सेक्शन में बोलते हैं और सेक्शन 2 क्लॉज ए। अ पर्सन सिग्निफाइज देयर विलिंगनेस, मतलब उसकी इच्छा है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब उसकी इच्छा है या कुछ करना चाहता है, विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेन असेंट फ्रॉम द अदर पार्टी। मतलब मैं ऑफर दे रहा हूँ, जब ऑफर मैं दे रहा हूँ मेरी इच्छा क्या है कि तुम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब जब तक मैं तुम्हारा कंसेंट नहीं लेता हूँ तो कोई ऑफर कंप्लीट नहीं होता है। सपोज मैं तुमको ये पानी ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने तुमको पानी ऑफर कर दिया, मैंने ऑफर करने के बाद मेरा इंटेंशन क्या है कि तुम ये पानी को एक्सेप्ट कर लो। अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट बन जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर ऑफर की बात कर रहा हूँ तो ऑफर मतलब क्या? मैं ऑफर देना चाहता हूँ किसी पर्सन को विद हिज कंसर्ट, मतलब वो उसका कंसेंट होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने का, सिंपल। दूसरा सेक्शन 2 क्लॉज बी बात करता है प्रॉमिस की। जब आपका प्रपोजल या जब आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तब जाके एक प्रॉमिस बनता है, ठीक है। जब आपने किसी लड़की को प्रपोजल दिया, आपने किसी लड़की को प्रपोजल दिया और लड़की ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अब तुम दोनों में प्रॉमिस हो गया। क्या हो गया? प्रॉमिस। इस तरीके का प्रॉमिस आप दोनों में हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रॉमिस। देन आता है कंसीडरेशन। एक रिलेशनशिप की बात ले लेते हैं। एक रिलेशनशिप में आप किसी लड़की को ऑफर देते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने बोल दिया हाँ। अब जब हाँ बोल दिया तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे। क्या देंगे बताओ? बताओ। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे। प्यार की बात चालू है ना, दोनों एक दूसरे को प्यार देंगे बहुत ज़्यादा। किस तरीके का? बहुत ज़्यादा गहरा प्यार देंगे। तो उसमें कंसिडरेशन भी तो होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, कंसिडरेशन, जो कि बात की गई है सेक्शन 2 क्लॉज डी में। तो कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब हम दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया है, अब कुछ और भी तो चाहिए मेरे को तुमसे। प्यार। क्या चाहिए? प्यार चाहिए। आप जो सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, वो भी वो आप देखो भाई, आपका आप देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपके बीच में। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न। अगर आप ऑफर दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो, इन सब के बाद आपको चाहिए कुछ, उससे भी कुछ चाहिए, आपको भी कुछ देना है, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन की बात की गई सेक्शन 2 क्लॉज डी में, ठीक है। समथिंग इन वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज में कुछ तो भी चाहिए रहेगा दोनों पार्टीज को। नेक्स्ट एग्रीमेंट। अब जब कुछ ना कुछ दे देंगे आप एक दूसरे को तब जाके आपका एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज ई में एग्रीमेंट की बात की गई है। तो एग्रीमेंट मतलब क्या?
अब जैसे हमने कंसिडरेशन का पढ़ा वैसे एग्रीमेंट का पढ़ते हैं, ठीक है। अब एग्रीमेंट मतलब क्या सर? सर एग्रीमेंट मतलब एक प्रपोजल या ऑफर ऑब्लिक ऑफर प्लस प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन ये सब मिलके क्या बनता है सर? ये सब मिलके आपका एक एग्रीमेंट बनता है। तो एग्रीमेंट, अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट प्लस उसकी एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट मतलब क्या? प्रपोजल या तो ऑफर, उसको फिर एक्सेप्ट करने के बाद बनता है प्रॉमिस, एंड उसके बीच में एक कंसिडरेशन दिया जाता है। इन सबको मिला के बनता है तुम्हारा एक एग्रीमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज ई में एग्रीमेंट की बात की गई है। आपको आई होप ये ऊपर वाले सेक्शन समझ में आ गए, है ना? ठीक है। अब आते हैं सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो तुम ये 3 टर्म समझो सर। एक होता है वैलिड, एक होता है वॉइड, एंड एक होता है वॉइडेबल। क्या होता है? वॉइडेबल। वैलिड मतलब कोई लीगल तरीके से कोई काम हो रहा है मतलब वैलिड। लीगल तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है मतलब वॉइड। समझ रहे हो? एक काम लीगल तरीके से हुआ मतलब सारी फॉर्मेलिटीज लीगल तरीके से हुई, उसका मतलब काम कैसे हुआ? वैलिड तरीके से हुआ। तो अगर आप उसको परफॉर्म भी करते हो तो वैलिड ही माना जाएगा। लॉ की नजरों में सही है यानी कि वैलिड है, लॉ की नजरों में गलत है यानी कि वॉइड है। एक मैं पार्टी हूँ, ठीक है, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ घोलमेल कर दिया। अब उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ घोलमेल किया है तो हो सकता है मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करूँ या तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करूँ। जब किसी पर्सन के पास, जो एग्रीड पार्टी है, मैं एग्रीड पार्टी हूँ, या मेरे पास अगर ऑप्शन है या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लूँ या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर लूँ, उस केस में इस केस को बोलते हैं वॉइडेबल। समझ में आया? चलो, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मतलब ये चीज़ें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। सबसे पहले एक ऑफर एंड उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 3 to 9 में दिए गए हैं, अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है तभी जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ, तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर ऑफर दे रहा हूँ और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो जाके वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट क्या है सर? ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी मेड एंड एक्सेप्टेड इज इन क्लियर टर्म, ठीक है, क्लियर टर्म में होना चाहिए। एंड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी डन प्रॉपरली। तो अगर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब देखो, ऑफर दे रहे तो ऑफरर क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। तो तुम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसके उसके कानों तक पहुंचनी चाहिए बात। उसके बाद एक्सेप्टेंस, अब मैं ऑफर ही हूँ, मेरे को तुमने ऑफर दिया, उसके बाद जब मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर के कानों तक सही तरीके से पहुंचना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सही तरीके से यहाँ पे हुआ है। दूसरी चीज है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अब भी हमने देखा सर, कंसिडरेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी में बात करते हैं कंसिडरेशन की, जहाँ पे समथिंग इन रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी सेक्शन 23 to 25 के और उसके सब सेक्शंस है, तो वो आप जाके एक बार मतलब पढ़ लेना। बस मैं आपको यहाँ पे टॉपिक और उसकी क्लैरिटी बता रहा हूँ कि कैसे होता है। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, एंड नॉट इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन कैसे होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ऐसा कंसिडरेशन ना हो कि मैं भाई तुमको पैसा दे रहा हूँ किसी भी चीज़ का, मतलब तुम ड्रग्स बेच रहे हो, ड्रग्स का पैसा दे रहे हो, ये कंसिडरेशन इलीगल कंसिडरेशन माना जाता है। मैं कोई पैसा दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि तुमको इंडिया के अंदर बॉम्ब फेंकना है, तो ये क्या हो गया? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया, मतलब पब्लिक पॉलिसी को तोड़ के आप कोई काम कर रहे हो, तो ये भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। कई बार ना मैरिज में कंसिडरेशन होता है। एक बात बताता हूँ आपको, जैसे कई बार ना इलीगल चीज़ों में क्या होता है बताता हूँ आपको। इलीगल चीज़ क्या होती है? अब इलीगल चीज़ क्या होती है ना, जैसे मैरिज में कैसा होता है, दहेज वाली चीज़ आपने सुनी होगी, है ना? दहेज बोलते हैं इलीगल है, मतलब दहेज नहीं मांगना चाहिए लड़की से दहेज नहीं मांगना चाहिए ऐसा बोलते हैं। और अगर लड़की शादी तोड़ के प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगे तो वो लीगल है। लड़की शादी तोड़ के, यानी कि डिवोर्स चाहिए, मेरे को डिवोर्स चाहिए और मेरे को तुम्हारे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी चाहिए, ये लीगल है। पर लड़का दहेज मांगे तो ये इलीगल है। ऐसा क्यों? बताओ।
ये इंडिया में ना ये चीज़ें बहुत होती है। अगर लड़का दहेज मांग रहा है तो लड़का गलत है, लड़की अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रही है तो लड़की सही है, अपना घर बार छोड़ के आई है, ये कर रही है। मैं बताता हूँ, मैंने ना हाल ही में इतने केसेस देखे, मतलब 60 to 70% केसेस ऐसे होते हैं, लड़की शादी करती है लड़के के साथ सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। मैंने ऐसे केसेस देखे जिसमें लड़की शादी करती है, 1-2 महीना साथ रहती है और उसको छोड़ने का बोलती है, डिवोर्स लेने का बोलती है, और उससे बोलती है, मांग करती है उसके प्रॉपर्टी की, हालांकि उसने दहेज दिया ही नहीं था। ये ना मोस्टली लव मैरिज में होता है, अगर आपको पता होगा तो मोस्टली ये केसेस लव मैरिज में होते हैं। और लड़की क्या बोलती है, अभी मेरे को भाई तुम्हारे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए। लड़का बेचारा गरीब है, उसके पास है ही 50,000 की प्रॉपर्टी, वो कहाँ से देगा तुमको आधा हिस्सा? 25,000 तुमको दे देगा और फिर रहेगा रास्ते पे। ऐसा हुआ क्या? बताओ। मैं किसी चीज को अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपोज बस इस चीज को कर रहा हूँ क्योंकि लड़कों के लिए लॉ कुछ अलग बने हुए हैं। इंडिया के अंदर होता है क्योंकि भाई साहब हम लोग लड़के हैं, ऐसा मत बोलना। इंडिया के अंदर ऐसी चीजें होती है, दहेज को इलीगल बोला जाता है, बट लड़की अगर पैसा ले तुम्हारे प्रॉपर्टी का तो लीगल है। बट अगर ये प्रोविजन आते हैं जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं और लड़की शादी इसलिए करती है, इसके कोई प्रोविजन ही नहीं है, एक लॉ बना दिया बस, उसके कोई सबसेक्शन नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, कुछ नहीं। बट आपने बोल दिया कि लड़की अगर घर छोड़ के जा रही है तो उसको तो प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि अगर आपकी शादी हुई है, आपको बच्चे हैं और आपकी वाइफ जो है बच्चों को संभालने के लिए रेडी है, तो बच्चों को संभालने के लिए उसके रहने का और खाने पीने का खर्चा आप दे सकते हो। लड़कियां डायरेक्ट मांगने लगती है, भाई 50 लाख रुपए मेरे को चाहिए, लड़के की उतनी इनकम ही नहीं है यार। मैंने हाल ही में कोर्ट में केस देखा था, उसमें एक वाइफ आई, वो क्या बोलती है, उसने 3 या 4 महीने में अपनी शादी को तोड़ दिया। वो बोलती है मेरे को 50,000 अपने हस्बैंड से, 50 लाख मेरे को अपने हस्बैंड से चाहिए, कमाता वो खुद 15,000 है। बट जो जस्टिस होती है ना, जज जो होता है, वो एक लेडी जज थी, और लेडी जज ने इतनी सुंदर बात बोली है, मैं आपको बताता हूँ। लेडी जज ने बोला कि वो कमाता 15,000 है और तुम उससे मांग 50 लाख की कर रही हो। वो कमाता 15,000 है, तुम उससे मांग 50 लाख की कर रही हो। तुम खुद 15,000 कमा के उसको 50 लाख दे के दिखाओ तो हम माने कि तुम, मतलब वो तुम्हें 50 लाख देने के लिए लायबल था या एबल था। ऐसा बोल, ना तुम्हारी शादी हुई है, ना तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको चाहिए किस लिए यार? मतलब वो 15,000 में तुमको भी संभाल रहा था, उसके फैमिली को भी संभाल रहा था। अब तुमको 50 लाख में बोल रही हो कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, मेरे को 50 लाख में बंगला बांध के बंगले में रहना है क्या तुमको? बताओ। बंगला बन के अगर तुमको जाना है तो तुम बिना पैसे लिए भी जा सकते हो ना, मतलब तुम बदला लेने के लिए उससे बंगला पैसा भी लो, वो लीगल है। बट तुम दहेज दो, वो इलीगल है। इंडिया के अंदर ये चीज़ होती है, एंड मैं इसी चीज़ का बस अपोज करता हूँ। ठीक है, मेरा बाकी किसी के लिए अपोज नहीं है, मैं बोलता हूँ देना चाहिए, बट अगर तुम बच्चों को संभाल रहे हो तो दो। अगर बच्चों को भी नहीं संभाल रहे हो तो तुमको भी पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है मेन से, समझ रहे हो? वो भी बेचारा मेहनत कर रहा है, मेहनत से पैसा कमा रहा है, अपने परिवार को भी संभालना है उनको। तुम फैमिली में आके कुछ दिन रह के प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांग के जाते हो, दैट्स वेरी रॉन्ग। समझ रहे हो? मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये इस दुनिया का फैक्ट ये है। अगर आपको कमेंट में लिखनी है गालियाँ, आप भर भर के लिखो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चुल्लू पर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे कंसिडरेशन के। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन स्टिल वैलिड रहेगा, उसके हमने पढ़े थे बहुत सारे एक्सेप्शंस। तो जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो गया, एंड कुछ और थे, तो इतने सारे हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे, आप एक्सेप्शंस जाके पढ़ लेना। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बट कुछ उसके एक्सेप्शंस भी है, तो आप एक्सेप्शन पढ़ लेना। सेक्शन 25 उसकी बात करता है। क्लियर गया? नेक्स्ट नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है तो क्या कोई भी कर सकता है? क्या बच्चा कर सकता है कि 5 साल का? नहीं कर सकता। तो वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, उसको लॉ का नॉलेज ना हो, ऐसा पर्सन ना होना चाहिए। उसके बाद अनसाउंड माइंड है, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब पागल कर सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कर सकता। सर पागल तो बोलेगा मैं पागल हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को तुम एनफोर्स ही नहीं कर सकते। उसके बाद डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, उसको लॉ की कोई नॉलेज ही नहीं है, ऐसा पर्सन, या जिसको लॉ के बारे में पता नहीं था, ऐसा पर्सन। उसके बाद माइनर, माइनर नहीं कर सकता, तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। समझ में आ रहे हो? लॉ नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब लॉ ने ही जिसको मना किया हुआ है। जैसे बैंक करप्ट, जैसे किसी ने बैंक की चोरी की, लॉ ने मना किया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एलियन एनिमी, बाहर का पर्सन है, बाहर का पर्सन तुम्हारा दोस्त है जिस कंट्री के साथ तुम्हारा वॉर चालू है,
लॉ ने मना किया इस ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, समझ गए। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट, यानी कि तुम अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मेरा कंसेंट फ्री होना चाहिए, जोर जबरदस्ती वाला नहीं। मेरी आए तुमने ये कॉलर पकड़ी और बोला कि एक्सेप्ट कर, मैं बोलूंगा नहीं करना है, तुम बोलो एक्सेप्ट कर, मैं बोलूंगा नहीं करना है, तो ये होता है कंसेंट फ्री नहीं होना। तो कंसेंट कब कब फ्री नहीं होता है? जब कोर्जन हो, जोर जबरदस्ती हो, अंडू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या मिस्टेक हो। सिर्फ इस केसेस में कोर्जन, मतलब इस केसेस में कंसेंट फ्री नहीं माना जाता है। कंसेंट फ्री का मतलब इतना ही है कि मैं ये पानी दे रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे से पानी लिया और तुमने पानी को पिया, इसको बोलते हैं कंसेंट का फ्री होना। मैंने पानी ऑफर किया, सॉरी तुमने पानी ऑफर किया, मैं बोला नहीं पीना है, तुम मेरी कॉलर पकड़ के मुंह खोल के पानी डाल रहे हो, इसको बोलते हैं कंसेंट फ्री ना होना। फ्री मतलब मैं खुद से बोल रहा हूँ फ्री कंसेंट, खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जबरदस्ती से कर रहा हूँ, तो फ्री कंसेंट नहीं होना। तो जो फ्री कंसेंट की चीज़ है, जैसे कोर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, ये सारे आपको प्रोविजन याद आ रहे होंगे। अभी अंदर वाले प्रोविजन तो आपको नहीं आ रहे, तो आपको पढ़ना है, समझ गए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए सर, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या है? जैसे अब मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ, लाइक मैं तुमको टमाटर सप्लाई कर रहा हूँ, अब टमाटर अगर सप्लाई कर रहा हूँ तो टमाटर लीगल है। मैं तुमको ड्रग्स सप्लाई कर रहा हूँ तो ड्रग्स तो इलीगल है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को गैमलिंग करना है, इलीगल है। गैमलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करना है, इलीगल है। और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है सर बताओ? जुआ, जुआ इलीगल है ना। और ब्लैक मार्केटिंग करना इलीगल है, इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। जो फॉरबिडन बाय लॉ है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ है, फ्रॉड्यूलेंट है, क्या है, इंजूरियस टू द पर्सन प्रॉपर्टी, अगर मतलब पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजूरी देने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट है। इमोरल एंड अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इमोरल है और अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है। मैं बोल रहा हूँ कि तुमको रास्ते से जाते जाते 2-4 लोगों को उड़ा देना है, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने चिल्ला रहे हो सुप्रीम कोर्ट को तोड़ो, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ो, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए तुमको जेल भी हो सकती है, तो ऐसे काम तुम नहीं कर सकते। ये सब हो गया लॉफुल ऑब्जेक्ट ना होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमको याद रखनी है। शीट चाहिए तो मांग लेना, मैं दे दूंगा। उसके बाद लास्ट, वॉइड एग्रीमेंट। आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वॉइड एग्रीमेंट का। वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है सर? मैंने वॉइड का तुम्हें अभी बताया, जो लॉ ने मना किया हुआ है वो वॉइड, ठीक है। वॉइड एक होता है और एक होता है वॉइड एब इनिशियो। क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में क्या डिफरेंस है? वॉइड मतलब हो सकता है कि जो पहले वैलिड था और सम रीजंस वो वॉइड हो गया। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है जो लॉ ने बोला है कि तुम नहीं ही कर सकते, लाइक इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं, ना कि वॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है सर? इसके सेक्शन 24 to 30 सेक्शंस में इस वॉइड एग्रीमेंट को पूरा बताया है। 24 में वॉइड एग्रीमेंट बताया है, 25 में बताया हुआ है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है सर? वॉइड होता है। तो कंसिडरेशन तो चाहिए, कंसिडरेशन अगर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज को तोड़ने का एग्रीमेंट वॉइड। ट्रेड को तोड़ने का एग्रीमेंट वॉइड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग को तोड़ने का जो एग्रीमेंट रहेगा वॉइड रहेगा। उसके बाद अनसर्टन एग्रीमेंट, कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो सर्टन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आसमान से तारे तोड़ के लाओ, सर्टन है क्या? पॉसिबल है क्या? ऐसे एग्रीमेंट जो पॉसिबल नहीं है वो भी वॉइड होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब किसी को कोई चीज ना करने देने का अगर एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। आई होप आपको ये शीट में से ऑलमोस्ट चीजें तो समझ में आ गई होगी। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपने ये शीट देख लिया, जल्दी से जल्दी अपना मॉड्यूल खोलो, इसके अंदर की सारी चीजें अभी पढ़ लो तुरंत के तुरंत, तो आपको सारी की सारी चीजें अभी के अभी याद हो जाती है, समझे। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कल, तो ये वीडियो कल तक पोस्ट हो जाएगा, परसों आएगा अपना नेक्स्ट वीडियो, तो परसों अपना नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये तो शीट समझ में आ ही गई होगी। मिलते हैं पार्ट 2 में जल्द ही, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।